Good morning, everyone who are joining in this online program in the classroom of St. Paul Public School. My dear students, this is for class 9, subject physics. And yesterday I taught about the second law of motion given by Newton. Now today I want to describe Newton's third law of motion, and further I will proceed from there. So just I am writing here Newton's third law of motion. Students, this is very common property that is applicable in day-to-day life. While we are moving, then this law is applicable. While two objects are going in the same direction with one of the less speed and another have the greater speed, they will collide. And at the time of collision, forces act between two bodies. One acts as the force of action, another acts as the force of reaction. You see, this one object and having mass m1. Total mass is centralized at the center. Another body, while they collide to each other with mass m2, and this, namely A or B, and the force acted by A to B, FAB, and B applied the force to A, FBA. So Newton's third law of motion told that to every action there is an equal and opposite reaction. Okay? Equal means magnitude is equal. Opposite means direction. Here is magnitude. Here is related to direction. Okay? And action and reaction. These are the forces act on two different bodies. मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर ही फोर्स लगता है, अगेंस्ट फोर्स लगता है दूसरे के द्वारा फर्स्ट पर। सो दैट मीन्स कि अगर ए फोर्स बी पर लगा रहा है तो बी भी ए पर फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो सेंटर पर ही लगता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ फॉल होती है, ये ऑब्जेक्ट है और ये फॉलिंग टू द अर्थ, तो जो फोर्स अर्थ लगाते हैं वो फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ, तो फोर्स जब भी एक्ट करता है तो बिटवीन द सेंटर, और सेंटर से सेंटर को आप ज्वाइन करते हैं, दैट इज द लाइन ऑफ द फोर्स, ये कहलाता है, बताया था, इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ द फोर्स। और जहां पर फोर्स एक्ट करता है दैट इज द पॉइंट ऑफ द फोर्स। ओके, तो हमने देखा कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। अब हमें देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन्स का जो है थ्योरी लागू जो होता है,
जैसे आप देखिए, जब फ्लाइट करता है, फ्लाइट ऑफ रॉकेट और जेट, तो यहां पर हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? यहां पर जो रॉकेट में फ्यूल्स रहता है वो फ्यूल बर्न होता है। ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड द रॉकेट लाइट, उसमें हाइड्रोजन रहता है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट का काम करता है, और उसके जलने से जो है हाई अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। साथ में जो एस्मॉक्स जो बाहर निकलता है उसमें जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है कि हाई एनर्जी मोमेंटम होता है, और जिसके रिएक्ट में अगर एनर्जी इस तरफ अगर जा रहा है तो उसके अपोजिट वो जो है रॉकेट को भी लगाता है, और इस तरह से रॉकेट ऊपर की तरफ। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा है, मोमेंटा भी कह सकते हैं, मोमेंटम का प्लूरल हुआ मोमेंटम। तो जस्ट आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द डिडक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा in a system. System means two or more bodies when act to each other by application of the forces. You see, this is the part. Okay. Law of conservation of momenta of a system of bodies, and its derivation डिराइव करके भी मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इसका डिडक्शन से पहले कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम। तो जब टू और मोर बॉडी जो है एक्ट करता है, तो इन ए सिस्टम when two bodies applied forces to each other, then the total momentum बिफोर कॉलिजन, क्योंकि जब एक दूसरे पर टक्कर मारते हैं, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने से जो पहले उनका जो मोमेंटम है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाय फिगर। द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, जब तक कॉलिजन नहीं हुआ, एंड आफ्टर कॉलिजन remain the same unless no external unbalanced force act upon it। जब तक कि दो बॉडी जो मूविंग पोजीशन में देखे, ये है बॉडी ए विथ मास m1, ये बॉडी है बी विथ मास m2, एंड दे आर मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ओके, बट द स्पीड ऑफ ए इज u1, स्पीड ऑफ इनिशियल, दिस इज इनिशियल पोजीशन, initial velocity is u1, v1, okay, sorry, u2, and here
u1 greater than u2, just try to understand students. इनके जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है और इनके इनिशियल वेलोसिटी कम है. Then you understand what will happen after some times they will collide. क्योंकि जब इनके स्पीड ज्यादा है और इनके स्पीड कम है तो ये स्लोली मूव कर रहे हैं इस पाथ पर और ये ग्रेटर स्पीड से मूव कर रहे हैं. तो आफ्टर सम टाइम्स इन दैट वेरी पोजीशन दे विल कोलाइड. ये कोलाइड करेंगे. ये हुआ m1 स्पीड m1 मास और m2 मास a b. एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो फोर्स एक्ट करेगा ये इस पर F A B एक्ट करेगा B पर और B इस पर एक्ट करेगा F B A. सो स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन ये टाइम t को टाइम ऑफ इंटरवल t तक जो है कोलिजन करते हैं. अगेन दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन उनका बदलता नहीं है. They are moving in the same direction and you see here m1 a and m2 अब ये शेयरिंग करते हैं. While they collide they share their velocities and after collision its final velocity v1 and v2, but they share their velocities due to the forces act upon each other. So students, according to law of conservation of momentum क्या होता है कि आप मोमेंटम तो जानते हैं. व्हाट इज मोमेंटम आपको बताया गया प्रीवियस क्लास में. मोमेंटम क्या है? तो मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी. तो जैसे ये बिफोर कॉलिजन देखिए, बिफोर कॉलिजन आप देखिए क्या है कि बॉडी ए के लिए फॉर बॉडी ए इनिशियल मोमेंटम ये क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी m1 u1. ये आप लीजिए p1 m1 u1 एंड आफ्टर collision for body A final momentum that is p2 equal to m 1 v1 and change in momentum of body A is equal to p2 minus p1. That means m1 v1 minus m1 u1. A rate of change in momentum. A rate of change in momentum of A. तो रेट के लिए हमने बताया था p2 minus p1 by time. That means m1 v1 minus m1 u1 by t. अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर ए हमने ये सिर्फ लिया आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन. ओके, अब क्या है कि इनमें जो फोर्स एक्ट किया वो क्या है कि FAB और FB. अगेन मैं फॉर बॉडी B देख रहे हैं, फॉर बॉडी B. ओके, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन,
इक्वल टू m2 u2 मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m2 v2 change in momentum ये भी P2 minus P1 that means m2 v2 minus m2 u2 same but time rate of change in momentum टाइम से डिवाइड करेंगे रेट जानने के लिए तो m2 v2 minus m2 u2 by टाइम t ओके अब देखिए स्टूडेंट्स आगे का प्रोसेस क्या होगा किस तरह से हम दिखाएंगे कि while an external force not act upon it the total momentum before collision and after collision remain the same. You know Newton's second law of motion is applicable here. Okay, according to Newton's second law of motion, perhaps you students learned because you are studying at your home properly, so thank for you for this act कि according to Newton's second law of motion क्या करता है कि while a force acting on a body the rate of change its momentum is directly proportional to the force and the direction of the momentum is to the direction of the applied force. तो सारे स्टूडेंट्स ने आई होप कि यू लर्न वेल और जानना भी चाहिए क्यों नहीं आप लोग वेरी एक्टिव एट योर होम तो इसी चीज को हम यहाँ लागू करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम rate of change in momentum is directly proportional to the force. ये क्या है तो that means कि FAB जो एक्ट किया B पर FAB देखिए FAB यानी फोर्स अप्लाइड बाय A टू B इज इक्वल टू माइनस FBA. ओके फर्स्ट यू सी FAB इज इक्वल टू दिस वन m2 v2 minus m2 u2 by t and FBA इक्वल टू बी एक्ट कर रहा है ए पर दैट मीन्स FBA का जो एक्टिंग होगा वह क्या होगा m1 v1 minus m1 u1 by t. Now in this series we apply the Newton's third law of motion that to every action there is an equal and opposite reaction. So now according to third law of motion, according to third law of motion, magnitude are equal but direction is opposite. That's why we use the minus sign with one of the force. ये FAB जो है वह FBA के नेगेटिव के इक्वल होता है. So now just I am giving the value of these two. Here the value of FAB. So m2 v2 minus m2 u2 by t equal minus m1 v1 minus m1 u1 by t.
So students, this t and t cancelled because they are in the denominator of either side. m2 v2, here you write m2 u2 is equal to minus m1 v1 minus plus m1 u1. Now we change the sign. m2 v2 final momentum, m1 v1 final momentum, but it is the final momentum of the second body, it is the final momentum of the first body. So this bring to the right, from right to left, change the sign. m2 v2 plus m1 v1 is equal to m2 u2 plus m1 u1. Now in this sequence we change the series appropriate. m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. What we have seen that the total momentum after the collision is equal to total momentum before the collision. So here we write total momentum of the system, okay, m1 before the collision, after the collision, after v1 v2 after the collision they take the speed v1 and v2. So system after the collision, after the collision equal to total momentum of system, total momentum of the system before the collision. So this is the deduction that is applied for the laws of conservation of momentum. Now the theory part, students, of chapter 2 has been completed, and just moving forward the given numerical problems related to the theory base. Numerical problems. Okay, after finishing the theory, just I want to give you the numerical problem. Number 1, question number 1. A force of 5 Newton. A force of 5 Newton. A mass m1. A mass m1. An acceleration of 10 meter per second, 10 meter per second, and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square, 20 meter per second square. Okay, 10 meter per second square also. What acceleration would it give if both the mass were tied together
were tied together. Okay. Now students, you understand there is a force, that is constant force is applied to a mass of m1 which produces an acceleration of 10 meter per second square. Another body of mass m2 with acceleration produces 20 meter per second square after applying force, the same constant force. What acceleration would it give if both the mass were tied together? So a solution just you see. You know from second law of motion given by Newton, F equal to ma. Okay, here F is constant and m is m1. Okay, m is m1, it is also constant. Acceleration is given. Okay, so for mass m1, here F 5 Newton, m1 into acceleration is given how much? 10 meter per second square. 10 meter per second square. So value of m1 is equal to 5 by 10 kilogram, 1 by 2 kilogram. So students, you understood? For mass m2, you see F5 F equal to ma. F5 Newton, a constant force is applied there. M is m2 and the acceleration is 20 meter per second square. So here m2 equals to 5 by 20. Okay. And 5 Newton, here meter per second square, 1 by 4 kilogram. While these two tied together, okay, when two mass tied, जब इन दोनों को बांध दिया जाता है, tied together, new mass generated. New mass is m, considered as m is equal to m1 plus m2. So m1, that means 1 by 2 plus 1 by 4, okay, kilogram. 4 to LCM, 4 2 2 ja plus 1, 3 by 4 kilogram. But the force is constant, F equal to 5 Newton. Now F m, so you have to find what acceleration. So new acceleration produced by new acceleration. Okay, F equal to ma, so A equal to F by m. A equal to F by m. F 5 Newton, m 3 by 4 kg, 3 by 4 kg. So 5 4 are 20 by 3 meter per second square. So students, it has been cleared now. Now, second number न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 2, a boy of mass 5 kg, देखिए तो उस कमेंट में बच्चे कर रहे हैं 5 kg रनिंग
5 मीटर पर सेकेंड jumps onto a 20 kg ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली जो धोने वाला गाड़ी होता है, आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह पर। ट्रॉली ट्रेवलिंग in the same direction of 1.5 meter per second. Find their common वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी बता रहे हैं। अ बॉय ऑफ मास 5 kg रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां मास m इज इक्वल टू 5 kg है एंड रनिंग विद द u इनका क्या है, u इज इक्वल टू, देखिए u इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और देखिए इनका जो है कहता है on to 20 kg। ओके, 5 kg का बॉय m1 और m2 इज इक्वल टू 20 kg ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। ओके, सो टोटल मास u और v इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी यू सी बॉय ऑफ मास 5 kg running 5 meter per second jumps on 20 kilogram trolley traveling in the same direction of 1.5 meter per second. Find their common velocity. अब देखिए F इक्वल टू क्या होता है, ma और a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाई टी। जस्ट देखिए ये v है, ये u है। दैट मीन्स इनके जो कॉमन वेलोसिटी होंगे वो एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1.5 बाई 2, 516.5 बाई 2, दैट पॉइंट 3.75 मीटर पर सेकेंड which approximate 4 meter per second. One of the graphical problem, just I am giving you. The speed time graph is given. The speed time graph A, B, 2 position. Here velocity or speed है इन मीटर पर सेकेंड। ये यहां से 20 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस 2, 4, ये सेकेंड में, इन सेकेंड 2, 4, 6, 8, 10। द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम से रिलेशन बना करके जो ग्राफ दिया गया है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस
x axis. On the basis of this, you have to give the answer. What is the maximum acceleration? First number 1, maximum acceleration. As you know, acceleration means change. Acceleration is equal to change in velocity. Change in velocity by change in time. अब देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड में इनका देखिए वेलोसिटी कितना है 20/4 यानी 5। यहाँ एक्सीलरेशन 5 आ रहा है, यहाँ एक्सीलरेशन 0। बिकॉज देखिए इनका इनिशियल वेलोसिटी भी 20 और फाइनल वेलोसिटी भी 20, तो इनके बीच का एक्सीलरेशन ये तो 0 और इनके बीच जो एक्सीलरेशन है वो 5 है। और यहाँ से तो बॉडी डिसेलरेट कर रहा है, तो यहाँ 2 और ये 20/2, दैट मीन्स ये तो बॉडी डिसेलरेट कर रहा है, एक्सीलरेशन तो है नहीं, क्योंकि स्टार्ट में इनकी वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है कितना, स्टार्ट में 20 और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आफ्टर 10 सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी डिसेलरेट हो रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन को दिखा रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा इन फर्स्ट 4 सेकेंड। इधर होगा इन फर्स्ट 4 सेकेंड द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम and it is equal to 20 meter per second by 4 second. So that is 4 5 jar 5 meter per second square. Then कहता है retarding force acting, सेकेंड में बताना है retarding force। रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, बॉडी का मास कितना है 1000 kg मास है, मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और ये देखिए यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू ये देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 20, तो रिटार्डेशन यानी 0 - 20 बाय 2 हो गया, दैट मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू नेगेटिव एक्सीलरेशन, 1000 इंटू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -10 to the power 1 2 3 4 -10 to the 4, ओके, एंड न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसको बंद कीजिए। Now students, just I am stopping my lecture today and tomorrow again we will meet at the same time. Thanks for watching.